वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आपको बताएं कि हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस खत्म करने का फैसला सामने आया। हाई कोर्ट ने इमरान खान के कंडक्ट पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि बादियों नज़र में इमरान खान का कंडक्ट और एफर्ट जाना इत्मीनान बख्श है। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने फैसला किया है इमरान खान को केस से डिस्चार्ज किया जाए। इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने गए। इमरान खान की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू भी सामने आई, जिस पर सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं, जिस पर इमरान खान ने यह कहा कि सियासतदान बातचीत करता है मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी। सियासतदान के बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। मुझ पर एक ही इल्ज़ाम रह गया है जिसका हुकूमत ने केस नहीं बनाया। इमरान खान ने कहा कि बस ये केस बनना बाकी है कि चाय में रोटी डबोकर क्यों खाता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। नईम हनीफ साहब, खालिद अजीम साहब, मंसूर अली खान और हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, आपसे गुफ्तगू का एक दफ़ा फिर आगाज़ करना चाहेंगे। अब आपको क्या लग रहा है कि आइंदा मुल्क की सियासत किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? हुकूमत की आगे क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, और PTI जिस डगर पर चल रही थी उस पर बरकरार रहेगी या फिर कोई तब्दीली मुतवक्के है? देखिए जी, मैं एक तो पहले नदीम मलिक साहब की बात जो है उसकी इस अंदाज में तायीद ज़रूर करूँगा कि साइफ़र का जो मामला था उसको इमरान खान ने एक बयानिए की शक्ल दी और उससे वो खूब खेले। जितना उन सियासी फ़ायदा वो उससे उठा सकते थे वो उन्होंने उठाया। अब जब उसका भांडा फूटा है और बड़ी हद तक उनकी वीकनेस सामने आई है और ये चीज़ सामने आई कि उन्होंने इस सारी चीज़ को जो है वो घड़ा है और इस बात का उस गुफ्तगू को उन्होंने डिनाई नहीं किया, तो उसके बाद हुकूमत को जिस अंदाज में इस सारे मामले को लेके चलना चाहिए था और इसका जो पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया। मरियम नवाज साहिबा जो अदरवाइज़ बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं, इतना बड़ा उनको लूज़ बॉल मिला है और उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल सकी हैं। ये सारे का सारा मामला है और इसको मैं इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ कि हुकूमत उसको आगे लेके चल रही है। FIA के ज़रिए उसकी तहकीकात का मामला और ये सारी चीज़ें, तो उस पर एक स्ट्रॉन्ग केस दो हवालों से बनता है। एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसका इतलाक होता है उस पर और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक मुकदमा उन पर बनता है, और दूसरा ओथ की वायलेशन का मामला जो है वो इमरान खान साहब पे आता है, क्योंकि ओथ के जो अल्फाज हैं उसमें इन सारी चीज़ों की सीक्रेसी को मेंटेन करना और इसका इजहार ना करना जो है वो उनकी मनसबी ज़िम्मेदारी बन जाती है, लेकिन उन्होंने उससे वायलेट किया है। इन सारे मामलात में भी केसेस जो है बन सकते हैं। चूँकि आपने मुस्तकबिल की बात की है, लिहाजा मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो उनके लिए मामलात मुश्किल बन सकते हैं। इसके साथ साथ अभी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत का मामला मौजूद है। अब उनके वकला और ख़ास तौर पे बाबर अवान और फवाद चौधरी जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तौहीन जो है वो तो किसी तौर पर तौहीन अदालत है ही नहीं। भाई, आपका कानून मौजूद है जो इलेक्शन एक्ट 2017 है और जिसकी मेकिंग में PTI खुद हिस्सेदार रही है, उसका सेक्शन 10 जो है उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई तौहीन आमेज़ आप बयान देते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तौहीन जो है वो हाई कोर्ट की तौहीन के मुताबिक होगी। इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो आइन का आर्टिकल 204 है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, या तो वो कानून मौजूद ना होता। यानी इमरान खान के लिए मुश्किलात जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मज़ीद और भी इम्तिहान है। नदीम मलिक साहब, आपकी जानिब में आऊँगी। आज सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं, जिस पर इमरान खान ने ये जवाब दिया कि सियासतदान की बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। तो क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है? काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है इमरान खान का। इमरान खान के राब्ते हुए हैं, ये नहीं हो रही नहीं, हो चुके हैं, और वो राब्तों का जो नतीजा है वो अभी तो मेरी इतला यही है। हो सकता है पाकिस्तान में कुछ भी बदल जाता है, इसलिए 100% हतमी नहीं किसी चीज़ को भी कहना चाहिए। पाकिस्तानी सियासत की नोयत ऐसी है, लेकिन इमरान खान की मुलाकात पिंडी में एक ताकतवर शख्सियत से करवाने के लिए आरिफ अलवी साहब ने रोल अदा किया। इसके अलावा कई और लोग भी मिले, इजाजुल हक मिलते रहे। एक फॉर्मर DG ISI पाकिस्तान के जनरल एहसान बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है, उन्होंने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया।
عمران خان بنی گالا کے پہاڑوں سے اتر کر خود پنڈی گئے اور پنڈی میں ایک اسی طاقتور شخصیت سے ملاقات کی. جو آؤٹ کم ہے اس میٹنگ کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ایک ٹی وی چینل پہ کہ موجودہ چیف کو ایکسٹینڈ کر دیں، انتخابات کروا لیں، پھر جو نئی حکومت آئے گی. ایکسکیوز می خالد صاحب، آپ کنٹینیو کریے. جی میں آپ کی اسی بات کو، اور وہ جو اطلاع ہے اس میں ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ اس ایسی حکومت کے ذریعے ہونا چاہیے جو کہ نئے انتخابات کے نتیجے میں آئے، کیونکہ وہ موجودہ حکومت کو حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، اس کی جو اس وقت معتبر شخصیات ہیں، چاہے ان میں نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، شہباز شریف ہوں، ان کو وہ کلیئر کٹ ایک کرمنل کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ کرمنلز جو ہیں ان کو آرمی چیف کی تقرری کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے وہ اس بات پہ بھی تیار تھے کہ جو سیٹ اپ ہے اس کو اسی انداز میں رہنے دیا جائے اور نئے انتخابات تک آرمی چیف جو ہے ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. لیکن اب وہ مکمل طور پہ اس سے ایک طرح سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، جو ان کی سیاست میں اور بھی مختلف مواقع پہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اب وہ جو ہے وہ بار بار انہوں نے وہی مقامی میر جعفر والی بات جو ہے وہ بھی نئے سرے سے دہرا دی ہے، اور وہ نیوٹرلز اور چوکیدار والا معاملہ جو ہے اس کو پھر انہوں نے نئے سرے سے اٹھایا ہے کہ کیا چوکیدار جو ہے اس کو. خالد صاحب، اصل میں ان ملاقاتوں کے بعد جو عمران خان سے وہ انٹرویو منصوب میں بیانات آئے تھے، اس میں یہ تھا کہ موجودہ چیف کو ایکسٹینڈ کر کے انتخابات کروا لیں، لیکن ہماری خبر یہ ہے کہ وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا، کیونکہ موجودہ چیف کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل چکی. بلکہ ایک جملہ آپ اگر مجھے اجازت دیں، اس میں یہ بھی تھا کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور اس کا رول ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو جب وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ رجیم چینج کی سازش جو ہے اس کے حوالے سے کیسے یہ ساری بات. اچھا، رجیم چینج کا جن کے اوپر الزام تھا انہی سے ملنے گئے تھے، جن کو میر جعفر میر صادق کہتے تھے، انہی سے ملنے گئے تھے، اور ان کو خود آفر کر رہے تھے کہ انتخابات اسی سیٹ اپ کے نتیجے میں کرا لیں اور پھر انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی وہ نیا چیف لگا لیں. لیکن میری اطلاع ہے، میں دوبارہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے 100% ابھی اس کی تصدیق اس لیے نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں راہ سے ووٹ ہیں تو دنیا بدل گئی ہوتی ہے، کہ وہاں سے کلیئر جواب ہے کہ 29 نومبر از دی لاسٹ ورکنگ ڈے آف دی پریزنٹ آرمی چیف. تو نئے کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کا اختیار ہے اور اسی آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی بھی وقت متوقع ہے. میرے خیال میں ان کا جو دورہ امریکہ آ گیا جنرل باجوہ کا، اس وجہ سے کچھ دن آگے چلا گئی نئی جو تعیناتی ہے. جیسے ہی وہ دورہ امریکہ مکمل کر کے واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر ان سے مشاورت بھی لی جائے. پھر منسٹری آف ڈیفنس ایک فارمل وے ہے، اس میں سمری موو کرے گی اور نئے کی تعیناتی ہو جائے گی. چند دن کی عمران خان نے جو اپنے لہجے میں نرمی یا خاموشی اختیار کی تھی اس انٹرویو کے 2-4 دن پہلے اور 2-4 دن بعد، یہ وہی دن تھے جب وہ ملاقاتیں کر رہے تھے یا ان سے رابطے ہو رہے تھے، کمیونیکیٹ کر رہے تھے. اور عمران خان اپنی خواہش سے ملے ہیں اور ملاقات کرنے کے لیے بھی وہاں چل کے گئے ہیں، کیونکہ دوسرے فریق نے یہاں آنے سے ظاہر تو اطلاع یہی ہے کہ وہ وہاں سے مثبت رد عمل نہیں آیا تھا، اس لیے خود پھر یہ چل کے وہاں گئے اور وہاں جا کے ملاقات کی، جس کے اندر یہ گفت و شنید ہمارے علم میں آئی ہے. تو اب اصول تو یہی ہے، میں بڑا اسٹرانگ اس چیز کا بلیور ہوں کہ ایکسٹینشن والی آپشن ٹیبل پہ کبھی رکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو وہ ایکسٹینشن کی آپشن کو ہٹا کے نئے چیف کی تعیناتی ہونی چاہیے. تو موجودہ چیف نے اپنی فل ٹرم ایک کمپلیٹ کر لی، 3 ایئر کی ایکسٹینشن ہوگی. اب نئے کی اپوائنٹمنٹ جو بھی ڈیو ہے وہ آئینی طریقہ کار سے ہو جائے اور آگے معاملہ چلے. اور پھر الیکشنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو موجودہ جو بھی پی ڈی ایم کا سیٹ اپ ہے، جس کو وہ چور بولیں یا ڈاکو بولیں، اس سے مذاکرات کرنے چاہیے، کرنے پڑیں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ اندر جا کے کریں یا کسی بیک چینل سے رابطے کریں، کیونکہ انتخابی طریقہ کار کے اوپر عمران خان کی جماعت کو ملک صاحب ایک چھوٹا سا اس میں سوال لے لیجیے گا اسی بات سے ریلیٹڈ. خان صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ میں مجرموں سے بات نہیں کروں گا. مجرم وہ کس کو کہتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. اس طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب بار بار ہم سے مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں، رات کو یہ پیر پڑتے ہیں، صبح آ کر یہ دوسری بات کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک کنفیوزنگ قسم کی سچویشن ہے. بات کرنی پڑے گی لیکن کیا بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ خالد صاحب آپ پلیز جواب دیجیے. جی دیکھیں، بات چیت کا جو ہمیشہ سے پیٹرن رکھا ہے عمران خان نے، عمران خان خود بات چیت نہیں کرتے اور ان کے جو ڈیپوٹیز ہیں جن میں سر فہرست شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں اور پرویز خٹک ہیں، ان کو جو ہے وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو
किसी मुजरिम से बात करने का मुकल्लफ नहीं हूँ। Exactly. मैं बातचीत बिल्कुल नहीं करूँगा। इनडायरेक्ट अंदाज में राब्ता नहीं टूटा, किसी न किसी लेवल पे ये बातचीत जो है वो हो रही है। अब देखना इस बात को होगा कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो दूसरी साइड पे कितनी है। जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो इनको कितना वज़न देते हैं। ये जो बिलवास्ता अंदाज में गुफ्तगू है, जो प्रॉक्सी मुज़ाकरात हैं इमरान खान के, उनको वो कितना वेट देते हैं या वो करते भी हैं नहीं। इसमें हमारी इतलात यही है कि कुछ ताकतें, मुक़्तदर क़ुव्वतें जो हैं उनकी जानिब से उनको ये कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात का सिलसिला टूटने ना दें। अगर इमरान खान नहीं है तो उनके जो डेप्यूटीज इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं जी, उनके साथ इस सारे मामले को आप ठीक है। खालिद कंटिन्यू अजीम करें। साहब, लेकिन आप आपका देखना कमेंट ये है हम कि तक आ गया। बेसिक्स पे मंसूर अली खान साहब, आपकी जानिब में आऊँगी। मरियम नवाज पासपोर्ट की वापसी को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है इमरान खान की जानिब से। अदालत जब हक में फ़ैसला देती है तो उसकी तारीफ़ की जाती है, और जब हक में फ़ैसला नहीं आता तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आप नहीं समझते कि सियासी जमातों को इस रविश को ख़त्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इससे? देखिए, मेरे ख्याल में इसको अगर एक जिस तरह कहते हैं ना ट्वीट की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एक को पासपोर्ट मिल गया, एक को माफी मिल गई, सिंपल इज दैट। तो दोनों साइड जो है मेरे ख्याल में आज खुश होंगी। वो तो हल्का फुल्का इसके ऊपर सियासत जरूर करेंगी, लेकिन इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल आगे जाएंगी। दोनों को अपनी अपनी साइड के ऊपर एक रिलीफ मिल गया है। लेकिन जो डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले खालिद अजीम साहब और नदीम मलिक साहब कर रहे थे, मेरे ख्याल में इसका एक सिंपल हेडलाइन जो बनती है ना, जो अगर हेडिंग में इस सारे मामले को दूं, और ये एनालिसिस है, ये खबर नहीं है जो मैं आपसे अब डिस्कस करने लगा हूं, वो सीधा सीधा यही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ हम जा रहे हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जी सब लोग जो हैं वो बराबरी की सतह से, रेस जो होती है ना वो एक स्टार्टिंग लाइन से सारे इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी जो है वो 2 कदम आगे हो, एक पार्टी 2 कदम पीछे हो स्टार्टिंग लाइन से, और उसके बाद रेस का आगाज किया जाए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान को या तो उस तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है या ले जाया जा रहा है, या हम तकरीबन वहां तक पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से सारी पार्टी सी मुतमईन हो कि हाँ जी ठीक है, अब हम लोग बराबर हैं। अब ठीक है, इलेक्शन वाले डे जो है वो पता लग जाएगा लोग किसको वोट डालते हैं, किसका किसी तरफ फैसला करते हैं। और ये सारी चीजें आप देखिएगा, मेरे ख्याल में अक्टूबर का महीना जो है वो बड़ा क्रूशल है। उसके बाद नवंबर तक, जब तक हम उस डेट के करीब करीब पहुंचेंगे, चीजें काफी हद तक सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब अपने कॉल देने की बार बार बात करते हैं कि जी मैं बस कॉल देने वाला हूं, आप लोग सारे तैयार हो जाएं, आप लोग सारे तैयार हो जाएं। ये सिलसिला पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उस कॉल की तरफ नहीं जा रहे। ये एक टिपिकल वो जो कैरेट एंड द स्टिक वाला जो एक तरीकाकार होता है कि जी बस ये मैं कर दूंगा अगर मेरी बात ना मानी गई। लेकिन उनको भी पता है कि उनकी बात कहां तक मानी जाएगी और एक हद से ज्यादा नहीं मानी जाएगी। उनको इस बात का आइडिया है। वो आप जब निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठते हैं तो आप जानबूझ के 10 अपने मुतालबात रखते हैं ताकि आखिर में कम से कम 5 तो मान लिए जाएं। इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल में वही सब कुछ कर रहे हैं। और जहां तक मुलाकातों की बात है, मुलाकातें सब करते हैं, मानता कोई नहीं है। मुलाकातें सबकी होती हैं। शहबाज शरीफ साहब की भी एक जमाने में इसी तरह ही हुआ करती थी। इमरान खान साहब की या उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं की आजकल अगर हो रही हैं, ये होती रहती हैं। ये सिलसिला, ये चैनल्स खुले रहते हैं। अलबत्ता जलसों में जाके, पब्लिक डोमेन में जाके, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जनाब ये इसको हमने जो है ट्रांसक्रिप्ट नहीं कहना, इसको खत कहना है क्योंकि पब्लिक को समझ नहीं आएगी। तो पब्लिक की हद तक समझने के लिए पोजीशंस यही ली जाती हैं कि बस अब तो कोई बातचीत नहीं हो सकती, ये चोर है, ये डाकू है, ये मीर जाफर है, मीर सादिक है, ये गद्दार है, इनसे मैंने बात नहीं करनी। लेकिन पीठ पीछे सारे बंद कमरों के अंदर सारे मुज़ाकरात सामने सियासी बयान कुछ होते हैं और बंद कमरों में कुछ और बातें हो रही होती हैं। लेकिन अब मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल, इसमें काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आएगी। नए आर्मी चीफ की मुकर्ररा वक्त पर तैनाती एक्सपेक्ट की जा रही है। मियाँ साहब की वापसी एक्सपेक्ट की जा रही है। मरियम साहिबा लंदन जाएंगी और वो उनके साथ ही वापस आएंगी। इमरान खान साहब को आज रिलीफ मिल चुका है। तो ये तमाम तर मामलात हैं जिन पर आज हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद था नईम हनीफ साहब, खालिद अजीम साहब, मंसूर अली खान साहब, नदीम मलिक साहब और हैदर वहीद साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया।